हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीलम कृष्णिया, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, सेठ आर.एल. सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान में एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम एबनॉर्मल बिहेवियर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन किस किस संस्था ने दिया और किस बीमारी को किस कैटेगरी में रखा, इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे कोर्स में दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं। एक क्लासिफिकेशन हमारा है DSM-5 और दूसरा है ICD-10 क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये दो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे DSM-5। DSM-5 क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। DSM-5 है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो मानसिक विकार हैं उनका निदानात्मक तथा संख्यात्मक या सांख्यिकीय एक मैनुअल है, पुस्तिका है, जिसमें विभिन्न बीमारियों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले जो है APA जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसने मानसिक विकारों से संबंधित क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मानसिक विकारों का वर्गीकरण, उनके नैदानिक उपकरणों आदि को बताया गया था। DSM में मानसिक निदान हेतु जो है एक प्रमुख अथॉरिटी है, उसके DSM में जो वर्णित क्रियाकलाप हैं, किस तरह से हम किस कैटेगरी में मानेंगे, किस बीमारी को क्या हम निदान करेंगे, उसकी जो प्रोसेसेस जो दी गई हैं उसको हमें फॉलो करना होता है सभी को। जो मनोचिकित्सक तथा नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मनोविकृति जन्य व्यवहारों का वर्गीकरण किया ताकि मनोविकृतियों को समझने, उनके स्वरूप को समझने में सहायता मिल सके। और वर्गीकरण इसलिए किया गया कि हम उनको आसानी से एक कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरी में समझने में सहायता मिले। एक जैसी कौन सी बीमारियां हैं और उनका निदान हम किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह सेलिगमैन तथा रोजेनहन ने एक परिभाषा भी दी थी कि व्यवहारपरक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिरूपों के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकृतियों के श्रेणीकरण को ही निदान की संज्ञा दी जाती है। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो वर्गीकरण हैं, DSM तथा ICD। DSM जैसे हमने अभी पहले पढ़ा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। ICD इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, यानी जो बीमारियां हैं और जो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया। इसको सर्वप्रथम 1893 में स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलोस लेनियस ने प्रस्तुत किया था। ICD के अब तक हमारे 11 प्रकाशन हो चुके हैं अभी, लेकिन हमारे कोर्स में ICD-10 ही है, जो कि WHO ने 1992 में प्रकाशित किया था। हम बात अब कर रहे हैं DSM-5 की। DSM-5 जो है 18 मई 2013 में APA ने जो है DSM को प्रकाशित किया, DSM-5 को। और DSM-5 जो था, ज़्यादा कुछ उसमें पुराना जो संस्करण था उससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए। DSM-4 जो था उसका जो TR एडिशन था, जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ था, उसका थोड़ा सा ये मॉडिफाई रूप है। लेकिन दोनों के अंदर DSM-4 TR तथा DSM-5 TR में ज़्यादा संशोधन नहीं है, परंतु सार्थक अंतर है। कई बार पूछा जाता है कि DSM-4 और 5 में क्या अंतर है, क्यों हमें DSM-4
अलग करता है DSM-5 से। तो सबसे पहले था कि DSM-5 जो था उसमें ऑटिज्म जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है यानी स्वलीनता, इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को एस्पर्जर सिंड्रोम से अलग मानते हुए रिकॉन्सेप्चुअलाइज इसको किया गया। पहले इसको एस्पर्जर सिंड्रोम ही माना जाता था, उसके जैसे ही माना जाता था। DSM-5 में इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। दूसरा कारण अंतर है DSM-4 से TR से इसका भिन्न होने का। इसमें सीजोफ्रेनिया के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो 3 प्रकार बताए गए हैं, उनको हटा दिया गया है, सिर्फ सीजोफ्रेनिया ही रखा गया है। थर्ड हमारा है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स यानी जो विषाद विकार हैं, उनके लिए शोक बहिष्कार जो उसका बिहेवियर पैटर्न है उसको भी हटा दिया गया है। चौथा है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी जिसको कि एक अलग नाम दिया गया है, जेंडर डिस्फोरिया नाम उसको दिया गया है, और इसका ट्रीटमेंट के लिए भी एक रिवाइज प्लान दिया गया है इसमें। पांचवा है हमारा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। यह एक तरह का हमारा भोजन विकार है, भोजन विकृति है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसको एक असतत भोजन विकृति की तरह से शामिल किया गया है। छठा है पैराफिलियासिस यानी यह एक तरह की असामान्य यौन क्रिया है जिसको पैराफिलिक डिसऑर्डर के रूप में रीनेम तथा रिकॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। उसके बाद जो DSM-4 में हमारे एक्सेस सिस्टम थे यानी जो 5 कैटेगरीज उसमें हमारी दी गई थी, 5 एक्सेस दिए गए थे जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया था, उसको DSM-5 में उस एक्सेस सिस्टम को हटा दिया गया है। DSM-5 हमारा पहला ऐसा DSM है जिसमें टाइटल रोमन अंकों के बजाय अरेबिक अंकों में है। इसी के साथ DSM का ये लिविंग डॉक्यूमेंट वर्जन है। 2016 सितंबर में DSM का नया अपडेट आया। DSM-5 जो है उसमें 3 सेक्शंस हैं और जिसमें रोमन अंक प्रयुक्त किए गए हैं। पहला सेक्शन है जिसमें कि DSM-5 संगठन का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत DSM-5 में संगठन का वर्णन किया गया और जो मल्टी एक्सियल सिस्टम था, पहले जो एक्सेस सिस्टम था, उसको परिवर्तित कर दिया गया है और नए संस्करण में NOS यानी नॉट अदरवाइज कैटेगरी स्पेसिफाइड यानी कि कोई विशेष चयनित श्रेणी या कैटेगरी नहीं है, उसको 2 ऑप्शन उसके रिप्लेस किए गए। पहला है अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर और दूसरा है अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर। DSM-5 में जो पहले के 3 एक्सेस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको रद्द कर दिया गया और सभी जो विकार थे उनको सेक्शन 2 में लिस्टेड किया गया, जिससे इसमें सार्थक मनोसामाजिक तथा संदर्भित विशेषताओं के साथ एक्सेस 4 को रिप्लेस कर दिया गया तथा एक्सेस 5 यानी कि जिसमें ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग को ड्रॉप कर दिया गया। WHO ने सेक्शन 3 में इमरजेंसी मेजर्स एंड मॉड्यूल में अपंगता निर्धारण अनुसूची यानी डिसेबिलिटी असेसमेंट शेड्यूल को इसमें जोड़ दिया। सेक्शन 2 जो है उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स आए अलग अलग बीमारियों के लिए। पहले इसमें थे तंत्रिकीय विकासात्मक विकार यानी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स ने जो हमारे तंत्रिकाओं से संबंधित विकार थे वो इसके अंतर्गत आए। मेंटल रिटार्डेशन, इसमें सबसे पहले था मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता, उसको यहाँ पे एक नया नाम दिया गया जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अपंगता कहा गया, या इसको बौद्धात्मक विकासात्मक विकार का नाम दिया गया, इंटेलेक्चुअल
डेवलपमेंट डिसऑर्डर इसको कहा गया। ध्वनि विकार तथा हकलाना यानी कि फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तथा शटरिंग को अब संचार विकृति यानी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहा जाने लगा, जिसमें भाषा विकार, स्पीच एंड साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर तथा सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर शामिल हैं। ये इसके अंतर्गत रखे गए। एक नया उपवर्ग यानी सब क्लास बनाई गई, जिसको मोटर डिसऑर्डर यानी कि गति विकृति कहा जाता है, जिसमें विकासात्मक समन्वय यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, या स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद सीजोफ्रेनिया, स्पेक्ट्रम तथा अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स विकार रखे गए। सीजोफ्रेनिया केस में जो भी उप प्रकार थे वो DSM-4 में जो थे उनको DSM-5 में हटा दिया गया। डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स जो थे, विभ्रम विकार जो थे, उनके लिए क्राइटेरिया में परिवर्तन कर दिया गया। कैटाटोनिया के जो सभी रेफरेंसेस थे में जो 12 लक्षण थे उनमें से 3 अनिवार्य कर दिए गए कि कौन कौन से किसी बीमारी के लिए जो कुछ लक्षण निर्धारित किए गए थे उनमें से उन 12 लक्षणों में से 3 को कंपल्सरी कर दिया गया था कैटाटोनिया डिसऑर्डर की पहचान करने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, जो पहले की NOS में कहे जाते थे यानी कि नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स कहलाते थे, वो अब NED यानी कि नॉट एल्सवेयर डिफाइंड कहे जाने लगे। इसके पश्चात हमारे पास आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी विषादी विकार। DSM-5 में जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर से शोक बहिष्कार को हटा दिया गया जो उसका कैरेक्टर था। 18 साल तक के बच्चों के लिए एक नया नाम दिया गया इसको, DMDD यानी डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये इसको नाम दिया गया। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर यानी कि महिलाओं में माहवारी से पूर्व बेचैनी की जो समस्या है उसको अपेंडिक्स से हटा दिया गया है। डिस्थाइमिया जिसको कि अब एक नया नाम दे दिया गया यानी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी दृढ़ विषादी विकार का नाम दे दिया गया। उसके बाद अगले हमारे आते हैं चिंता विकार जिनको कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फोबिया तथा बहुत सारे चिंता विकार हैं, उनको DSM-5 से हटा दिया गया है। इसी प्रकार पैनिक डिसऑर्डर तथा एगोरोफोबिया 2 अलग अलग विकार माने गए। अलगाव चिंता विकार तथा चयनात्मक गूंगापन यानी कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर तथा सेलेक्टिव म्यूटिज्म अब चिंता विकार के अंतर्गत क्लासिफाई किए गए। अगली विकृति है हमारी OCD यानी मनोग्रस्थिति बाध्यता ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उससे संबंधित कुछ नए विकार इसमें जोड़े गए जैसे सेक्स कोरिएशन, हर्डिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसी तरह ट्राइकोटिलोमेनिया को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर्स, इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर से मूव कर दिया गया है। 2 यहाँ नए डायग्नोस किए गए हैं डिसऑर्डर्स जिनको कि अदर स्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहा जाता है, वो इसमें शामिल किए, जिनमें कि शरीर केंद्रित पुनरावृत्ति व्यवहार शामिल है, जैसे
नेल बाइटिंग करना, लिप बाइटिंग करना, गाल चबाना, हेयर पुलिंग बालों को खींचना, स्किन पिकिंग यानी अपनी स्किन को नोचना, या मनोग्रसिति, ईर्ष्या तथा अनस्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इसमें रखे गए। अगली विकृति हमारी आती है PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इनको नाम हमारे दिया गया ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर्स रिलेटेड डिसऑर्डर। तो PTSD को अब एक नए सेक्शन ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर में शामिल किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। 6 साल तक के बच्चे या उससे छोटे बच्चों के लिए अलग क्राइटेरिया बनाए गए। इसमें भी 2 नए विकार जो कि पूर्व उप प्रकार थे के नाम दिए गए, जैसे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर तथा डिसइनहिबिशन सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, ये 2 नाम दिए गए। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इस सेक्शन से मूव कर दिया गया, हटा दिया गया और उनको नया नाम दिया गया स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिंड्रोम, तनाव प्रतिक्रिया संलक्षण। अगला विकार आता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स यानी विच्छेदी विकार, जिसमें हमारे डीपर्सनलाइजेशन यानी व्यक्तित्व लोप या निर्व्यक्तिकरण विकार जो था वो अब डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर कहलाने लग गया। डिसोसिएटिव फ्यूज यानी विच्छेदी आत्मविस्मृति को अब डिसोसिएटिव एमनेशिया यानी विच्छेदी भूलने के लिए विशिष्ट बनाया गया। विच्छेदी पहचान विकार यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लिए जो मापदंड जो थे वो हमारे पोजीशन फॉर्म फिनोमेना और फंक्शनल न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम इसमें शामिल किए गए। पहचान में संक्रमण यानी ट्रांजिशन इन आइडेंटिटी, दूसरों या सेल्फ रिपोर्ट द्वारा उसको हम निरीक्षित कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला डिसऑर्डर आता है सोमैटिक सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि कायिक लक्षण तथा उससे संबंधित विकार, जो पहले सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहलाते थे। कायारूप विकारों को अब सोमैटिक सिस्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहा जाने लगा। पेशेंट जिसमें क्रोनिक पेन उसको होता था, बहुत ज़्यादा होता था, को अब मानसिक विकार कायारूप लक्षण विकार के साथ डायग्नोस किया गया। इसी तरह कन्वर्जन डिसऑर्डर जो थे उसके मापदंड बदल दिए गए। एक न्यू डायग्नोस है कि अन्य मेडिकल कंडीशंस को जो है मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारा अगला डिसऑर्डर आता है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। फीडिंग और ईटिंग यानी भोजन तथा खाने से संबंधित विकार, पीका तथा रुमिनेटेशन विकार के लिए जो मापदंड बदल दिए गए और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए रेफर होता था। बुलिमिया नर्वोसा तथा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए रिक्वायरमेंट बदल दी गई। ये कम से कम 6 महीनों के लिए कम से कम सप्ताह में 2 बार या पिछले 3 महीनों में सप्ताह में 1 बार कर दिया गया, यानी कितने समय में इनकी पुनरावृत्ति होती है तो व्यक्ति को ये विकार होगा। इसी तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए भी मापदंड बदल दिए गए। इसके लिए अमनोरिया की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रारंभिक बाल्यकाल या शिशु अवस्था में भी फीडिंग डिसऑर्डर जो कि DSM-4 में बहुत कम डायग्नोस किया गया था को एक नया नाम दिया गया, जिसे अवॉइडेंट फूड इनटेक डिसऑर्डर का नाम दिया और उसके मापदंड भी ज़्यादा फैला दिए गए।
उसके बाद अगला विकार हमारा आता है एलिमिनेशन डिसऑर्डर यानी उन्मूलन विकार। इसमें कोई सार्थक बदलाव नहीं किया गया। पहले इसमें शिशुओं, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में इसको डायग्नोस किए गए विकार थे, लेकिन DSM-5 में ये एक स्वतंत्र वर्गीकरण है, इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हमारे आता है स्लीप वेक डिसऑर्डर यानी निद्रा जागृति विकार, सोने और जागने से संबंधित विकार। निद्रा विकार अन्य मानसिक विकारों से संबंधित है तथा निद्रा विकार सामान्य मेडिकल कंडीशन से भी संबंधित है, इसको हटा दिया गया। इंसोमेनिया को अब इंसोमेनिया डिसऑर्डर कहा जाने लगा तथा नार्कोलेप्सी को हाइपरसोमनोलेंस से अलग किया गया। यहाँ पे इसी प्रकार 3 श्वसन संबंधी निद्रा विकार भी रखे गए हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया और स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन, ये 3 श्वसन संबंधी निद्रा विकार यहाँ रखे गए। उसके पश्चात सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, जिसमें एडवांस स्लीप फेज सिंड्रोम्स को शामिल किया गया और विस्तृत किया गया, जिसमें इर्रेगुलर स्लीप वेकिंग टाइप तथा नॉन 24 आवर स्लीप वेकिंग टाइप 2 बताए गए। जेट लैग डिसऑर्डर्स को हटा दिया गया। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को डिससोम्निया नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में लिस्टेड किया गया। अगली विकृति है सेक्सुअल डिसफंक्शंस। DSM-5 में सेक्स स्पेसिफिक सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं। फीमेल्स के लिए सेक्स डिज़ायर एंड अराउजल डिसऑर्डर्स को मिलाकर फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड अराउजल डिसऑर्डर्स का नाम कर दिया गया है और सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है जेंडर डायस्फोरिया। DSM-4 में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स था, DSM में उसको जेंडर डिस्फोरिया की तरह है, परंतु उसके वो समान नहीं है, नया नाम GID को दे दिया गया है। डिसरप्टिव तथा इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, यह एक तरह के एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं इसमें जो लिस्टेड हैं। आचरणगत विकारों के मापदंड यहाँ पे अनचेंज हैं, अपरिवर्तित रहे हैं। इसमें एक और विकार को जोड़ा गया, विशेषकर एक और जोड़ा गया है विकार कि सीमित प्रसामाजिक संवेग के साथ लोग कठोर व असांवेगिक गुण दिखाते हैं। इस तरह के विकारों की लोगों में न्यूनतम उम्र 6 साल रखी गई है। अगला डिसऑर्डर आता है सब्सटेंस रिलेटेड तथा एडिक्टिव डिसऑर्डर, द्रव्य संबंधी एवं व्यसन विकार, जिसे इसमें जुआ और तंबाकू नए जोड़े गए हैं। DSM-4 में सब्सटेंस अब्यूज यानी द्रव्य सेवन तथा सब्सटेंस डिपेंडेंस द्रव्य निर्भरता को मिलाकर के सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर कर दिया गया है। प्रत्येक द्रव्य के सेवन की एक नई कैटेगरी यानी एडिक्शंस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर बना दी गई है। आवर्तक कानूनी समस्याएं, रिकरेंट रेगुलर लीगल प्रॉब्लम्स को इसमें हटा दिया गया है तथा क्रेविंग, तीव्र इच्छा, अर्ज पीने के लिए आदि को इसके मापदंडों में जोड़ा गया है। उसके बाद हमारा अगला विकार आता है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर यानी तंत्रिकीय संज्ञानात्मक विकार, जिसे डिमेंशिया तथा एमनेस्टिक डिसऑर्डर जो है उनका अब नया नाम हो गया है मेजर एंड माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर।
विभिन्न दशाओं के कारण अब इनके मापदंड अलग तथा नए से प्रस्तुत किए गए। उसके बाद हमारा आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व विकार। इसमें पहले व्यक्तित्व विकार के लिए विभिन्न जो एक्सेस सिस्टम था उसमें अब एक ही एक्सेस है जिसको कि ऑल मेंटल एंड अदर मेडिकल डायग्नोसिस के साथ रखा गया है, जबकि 10 प्रकार के व्यक्तित्व विकारों को इसमें बनाए रखा गया है। पैराफिलिक डिसऑर्डर, इसके सारे मापदंड बदल दिए गए हैं। तो सेक्शन सेकंड में इस तरह से विभिन्न मानसिक रोगों के नाम बदले गए, उनके कुछ मापदंड बदले गए, कुछ नए उसमें जोड़े गए, कुछ को हटाया गया। तो इस तरह से ये परिवर्तन हमारे DSM-4 TR से DSM-5 TR में किए गए। अब आता है DSM-3 का DSM-5 का सेक्शन 3, जिसमें अमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स। व्यक्तित्व विकारों के लिए इसमें अल्टरनेटिव हाइब्रिड डायमेंशनल कैटेगरिकल मॉडल को सम्मिलित किया गया है। तो ये हमारा था DSM-5। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन ICD-10। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें।